कि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है. ओनली द स्टेटमेंट, आई डोंट वांट एक्सप्लेनेशन, ओनली द स्टेटमेंट एंड डोंट लुक इनटू द टेक्स्ट बुक. ओके. Mass neither be created nor be destroyed. Okay. And is it understood कि ये क्या है? Mass cannot be created, cannot be destroyed. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Very good. And thank you. Up next, law of definite proportion. ये तो सामने दिख रहा है. तो आपने इसको लर्न किया है, बाहर किया है यहाँ पे, जो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा था कल, या आप बोल सकते हैं वैसे भी. Just try to tell. Compound always contain exactly same proportion of element by weight. Very good. Okay, every compound contains same proportion of elements by percentage of weight. Very good. और उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. Then third, law of multiple proportion. Whatever you know, you tell. Whatever you know. अच्छा छोड़ो, स्टेटमेंट नहीं है, याद होगा. अगर CO2 है तो उसको ब्रेक करना है. ब्रेक नहीं करना है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें क्या देखना होता है कि आखिर ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है हमको, इसमें ऐसी क्या चीज है. वो रेशियो में मिलता है स्मॉल होल नंबर में. स्मॉल होल नंबर ब्रिगेड. ओके गुड. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे सेम एलिमेंट will form different compounds. और इसका एग्जांपल आपने देखा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड. Okay. And carbon plus oxygen will give you carbon dioxide. अब ये वाला जरा केमिकल रिएक्शन चेक करो. कार्बन आप सिंगल, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक सब्सटेंस है, ये तो क्लियर है, लेकिन ऑक्सीजन आप सिंगल O लिख सकते हैं क्या? No. तो यहाँ पे आपको No. O लिखना पड़ेगा. O2. अगर ये O2 है तो ये CO2 हो जाएगा, लेकिन आपको CO रखना है इसको, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 2. 2CO. और to balance the number of carbon you have to write 2 here. 2 here. ओके. तो इसमें अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 volumes of carbon plus 1 volume of oxygen will give you 2 volume of carbon monoxide. Okay, see here. यहाँ पे क्या देखा था हमने? यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखा था ना. तो सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको वाटर भी प्रोवाइड कर रहा है, और वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन विल गिव यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड आल्सो. सो दैट मींस सेम एलिमेंट विल फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, बट रेशियो, सी द रेशियो हियर. यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो 2:16. दैट मींस 2:16 का रेशियो क्या होता है? 1:8. और यहाँ पे 1:16 का रेशियो मिल रहा है. लेकिन ऑक्सीजन का दोनों ही कंपाउंड में देखो, वाटर में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब आप कंपेयर करोगे तो 16:32, दैट मींस 1:2 का रेशियो है. 1:2. तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो के ऊपर यहाँ पे दिया है, और इसको लर्न कर दो और बाहर किया करो. ओके, ये सब बाहर रहे तो अच्छा है. When 2 elements, element A and element B, they combine together to form more than one compound. तो होता क्या है कि mass of element B, suppose ये element A है, ये आप देख सकते हैं ना मुझे? Yes sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो element
यहाँ पे आ रहा है एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है, तो अब ये एलिमेंट ए फिक्स प्रोपोर्शन में है। अगर आप H2O बोलोगे तो उसमें हाइड्रोजन H2 है। If you say the example of H2O2, there also we have H2. So ratio of hydrogen is fixed, but the ratio of oxygen in water it is 16, and it is in hydrogen peroxide it is 32. So इसलिए वहां पे लिखा है, देखो क्या लिखा है वहां पे, masses of element B that combine with a given mass of A are always in the ratio of small whole number. और ये तो पक्का है ना कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में लिखते हैं क्या हम? No. नहीं, रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल होल नंबर। तो बस समझाने का मतलब यही था कि इसमें एलिमेंट ए का रोल इतना ज्यादा नहीं दिखा गया है। यहाँ पे एलिमेंट बी के बारे में बात हो रहा है कि एलिमेंट बी एलिमेंट ए के साथ जो कंबाइन हो रहा है, तो एलिमेंट बी का रेशियो दोनों कंपाउंड में कितना है, वो रेशियो देखा जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। और उसके बाद क्या था, गेल-लुसाक्स लॉ बहुत ही नॉर्मल सा लॉ है। यहाँ पे खाली क्या करना है, जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है वो स्टडी आपका गैसेस में होगा। और आप में से बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा था कि ये 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम कैसे आ गया। मैंने कल एक्सप्लेन किया था, वाज इट क्लियर यस्टरडे और शुड आई डू टुडे आल्सो? No, sir. No. Okay, then we'll go further. And one more thing, whoever is listening to me, I think everybody is listening to me here, but only 2 or 3 students are speaking or talking with me. That is not fair with the lecture. अगर आप में से किसी को भी डाउट है और किसी ने ये पूछ लिया किसी और ने कि अरे चलो वो पूछ रहा है ना तो हम शांत रहेंगे, ऐसा नहीं है। You can raise your hand, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ किसी और को भी डाउट है। बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखना, वी आर नॉट हियर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, वी आर हियर टू प्रिपेयर फॉर आवर नेक्स्ट एग्जाम। मैं 11th के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टॉकिंग, वॉट एवर आई एम टीचिंग, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अल्टीमेट एग्जाम, एंड दैट एग्जाम इज NEET. JEE. whatever JEE. JEE हो Entrance. या NEET Entrance. हो, या Entrance. जो भी एंट्रेंस हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक अगर कोई क्वेश्चन आ गया या किसी ने पूछ लिया, यू मस्ट बी एबल टू से टेल द आंसर। दैट इज माय एम, माय पर्सनल एम यही है कि खाली इसको स्टडी करके पोर्शन खत्म करके आगे नहीं पढ़ना है। And this I am saying to all the students. So participate in the lecture, okay? Not just sit quietly. And यहाँ पे whenever I require, I will ask you to on your video. So you must be able to on that, okay? Generally I don't do this, but if I require, I will tell you. Okay, then see here, यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ था। एवोगैड्रो लॉ में ये पैराग्राफ में किसी को प्रॉब्लम आया था लास्ट में, बट कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो वहाँ पे गेल-लुसाक्स लॉ में हम वॉल्यूम में बात करते थे ना, एवोगैड्रो में हम मॉलिक्यूल में बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि एवोगैड्रो का बेसिक जो स्टेटमेंट था, जो अपने स्कूल लेवल पे स्टडी किया था, वो क्या था कि 1 mole of substance contains 6.023 into 10⁻23 elements. 23 elements. If it is molecule, so molecule. If it is particle, then it is particle. तो इसीलिए जो गेल-लुसाक्स लॉ यहाँ पे ml फिर वॉल्यूम बात कर रहे हैं ना, बस यही वॉल्यूम को यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल में बात कर रहे हैं, ठीक है? और कोई फर्क नहीं है। सो विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन डीप है, ये सब बेस है केमिस्ट्री का। सी व्हाट इज रिटन, Dalton published a new system of chemical philosophy
वो उसके अंदर क्या उसके फीचर्स हैं, वो फीचर्स आप देखो यहाँ पे 4 फीचर्स आपके साथ शेयर किया हुआ है। द फर्स्ट फीचर इज मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें? No, sir. No, sir. No, No. because Yes, yes. everybody knows this is a substance, this is a metal. Okay, ये brass है, we will consider it copper. हम इसको कॉपर कंसिडर करते हैं, या फिर थोड़ा गोल्ड भी कंसिडर कर लेना, इसको ये गोल्ड है। अब क्या होता है कि ये डिविजिबल है, हम इसको क्रश कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, इसको सब डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल डिवीजन कर सकते हैं, बट फाइनली जब हम एक एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वी कैन नॉट डिवाइड एटम। ओके, Yes, ये sir. अब आप सर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं क्या? तो जो आपने हाथ में अभी पकड़ा था उसको। ये लॉक है ना बेटा, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर ये है ब्रिटल है नहीं, तो इसको तो आप ऐसे मैलेबल है, ये तो फैल जाएगा। हम वो बात नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि इसको डिवाइड कर सकते हैं ना आप, इतना सा पार्ट ऐसे आप कट कर सकते हैं मशीन से। अगर आप इसको ड्रिल करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? Yes. तो वो छोटा सा पार्टिकल Yes. वो छोटा सा पार्टिकल को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, वो छोटा सा पार्टिकल मतलब ये पेन टिप के जितना रहेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखोगे फिर इतना बड़ा दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है, you go on dividing, you will reach at a level कि जहां पे आप उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एटॉमिक लेवल पे आ गया। तो ये एक पहला फीचर है, और ये मैटर की बात हो रही है। सेकंड फीचर क्या है? ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। तो ये अगर कॉपर है तो इसके सारे एलिमेंट कॉपर जैसे बिहेव करेंगे, और ये अगर गोल्ड है तो इसके सारे एलिमेंट जो सिंगल एटम होगा वो सब एक ही जैसा परफॉर्म करेगा। ओके, प्रॉपर्टीज जिसमें कि मास भी आता है, क्योंकि आपको पता है मैटर हैज मास, विदाउट मास देयर इज नो मैटर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर। सर आप म्यूट पे चले गए। सर आप म्यूट पे हो। सर म्यूट है आपका। मैं सर म्यूट पे चले गए आप। सर म्यूट पे आओ। Sir, माइक sir, ऑन you are करो on सर। mute. सर म्यूट आवाज करो नहीं आ मत। रहा। सर नहीं आ रहा अभी भी। Hello, sir, you are on mute. सर सर यू आर। सर सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। मैसेज करना। सॉरी, रुक अभी सर करेगा। Yes, sir, नाउ अभी यू आ कैन रहा है। हियर मी? Yes, sir. हाँ अभी आ Yeah. यस रहा है। सर। यस सर। आवाज आ रही है अभी? हाँ, यस यस सर। ओके ओके, थैंक यस यू। सर। तो हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, लेट इट बी कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गया तो आपको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनेट आ गया, सब हो गया उसमें। ओके, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और डिस्ट्रॉयड। हाँ, तो ऐसा आपने किसके किसके लिए सुना है? द फर्स्ट थिंग एनर्जी में सुना होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी nor be डिस्ट्रॉयड। destroyed. मास और भी कैन डिस्ट्रॉयड। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर भी और भी डिस्ट्रॉयड। destroyed। हाँ, एटम्स नीदर कैन किधर भी क्रिएटेड नॉर भी Nor डिस्ट्रॉयड। be destroyed. डिस्ट्रॉय। तो हाँ, जो Destroy. बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, Yes. तो ये डाल्टन्स थ्योरी would explain all the laws of chemical combination. ठीक है, तो ये डाल्टन्स थ्योरी हो गया। सर, हाँ सर आपने वो जो लॉक वाला एक्सप्लेन किया था ना,
लॉक तक कि आप कौन सा? स्मॉल एटम्स में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाला टाइनी आपने कॉपर एज्यूम किया था। सर वो हाँ, ये आइडेंटिकल कॉपर। हाँ तो सर हाँ, उसके हाँ, बाद से आप म्यूट हो गए थे, हाँ, तो हाँ। उसके बाद से जरा एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट Okay, I am repeating. Okay. See, all the atoms of given elements have identical properties. ठीक है कि ये देखो, ये आपको पता है कि ये स्टील है, लेट इट कंसिडर आयरन। ये Yes. आपको पता है कि ये कॉपर है। तो Copper. इसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो सेम प्रॉपर्टी के होंगे। इसके सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी इसके एटम्स हैं, वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। Same property लेकिन के जब ये दोनों को सामने रखोगे, हाँ जब ये दोनों को सामने रखोगे तो ये आपको सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये था। अच्छा, Yep. थैंक यू नहीं हो रहा है? Thank you, शो sir. करेंगे सर, वो एक सेम मिनट। प्रॉपर्टी क्यों नहीं show- हाँ, ये मैं इसके लिए अपने को जरा एक थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, जस्ट आई थिंक फॉर 2 seconds ओनली। ओके, यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो वाईफाई कनेक्शन पे है ना, तो उसका नेटवर्क का थोड़ा इशू हुआ है। सो तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बाद में जो पॉइंट्स मैंने बोले थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये सेकंड पॉइंट जो आपने बोला कि सेम प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते, तो उसको हम जस्ट, ये नेटवर्क मेरा रिज्यूम हो जाता है तो मैं उसको ये करता हूँ। ओके, सी कंपाउंड्स आर, ये वाला हो गया, कंपाउंड्स आर फॉर्म when atoms of different elements combine in a fixed ratio। ये बहुत ही क्लियर है, आप लोगों ने वहां पे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में भी, केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा है कि जब कंपाउंड की बात आती है तो रेशियो इज फिक्स्ड, उसमें कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते। ओके, जस्ट वेट, आई एम कनेक्टिंग। 8 6 Yes, sir. हाँ, 2 seconds, 9 7 5 6 हाँ, now I am able to share the text with you। See, Yes. Yes. Yes, sir. हाँ हाँ, ये जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पूछा था कि वो सेम प्रॉपर्टी क्यों नहीं होता, सो विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन एटम एंड इसको कंसीडर करो डिफरेंट एटम। न्यूक्लियस, here also we have nucleus, first orbit, और यहाँ पे भी okay, let it be the atom of sodium and this is atom of chlorine। तो यहाँ पे सोडियम के पास कितना ऑर्बिट है? 3, 3. बराबर ना? हाँ, तो एक Yes. और चाहिए अपने, एक और चाहिए। चलो, ओके। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, one here, one here, so let's color it 1। so second orbit में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 8. 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, yes।
and in last orbit we have only One. 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 okay, One. and here also we will draw the third orbit. ओके, माइक कोई अपना माइक म्यूट करो क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे ये आ रहा है. हाँ, so we have 2 electrons. Second orbit we will have 8 electrons. 8 kilo. And in last orbit we have 7 electrons. 7. 7 electrons. 2, 3, 4, 5, 6 and 7. देखो, सिंपल सी बात है, होता क्या है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में, तो ये एक अलग ये हो गया, सब्सटेंस हो गया, और वो अलग सब्सटेंस हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यों हो रहा है कि जैसे आप समझ लो कि लाइट एब्जॉर्प्शन की बात आएगी या फिर मास की बात आएगी. जब एटॉमिक मास की बात आएगी तो सोडियम का एटॉमिक मास 11 दिखाओगे, एटॉमिक नंबर 11 दिखाओगे. ठीक है, जब आपको एटॉमिक मास की बात होगी, एटॉमिक मास नंबर कितना है सोडियम का? 23. 23. हाँ, क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर 17 है, और जो मास नंबर है वो कितना है? 35.5. 5. ये एवरेज लिया जाता है क्योंकि इसके आइसोटॉप्स हैं ना, तो उसके भी मास कंसिडर करते हैं, और सोडियम का कैसा है कि एवरेज 23 मिलेगा आपको, और ये पॉइंट में होगा, ये ध्यान रखना. एटॉमिक मास जब बात करेंगे ना तो वो पॉइंट में आता है, लेकिन हम वो पॉइंट कंसिडर नहीं करते हैं. कल ही हमने ये क्लियर किया था. अब क्या हो रहा है, देखो, जब एटॉमिक मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा कि कितना लाइट एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा. ओके, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास लास्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है वो इसीलिए बनता है, इसीलिए होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, और जब न्यूक्लियस की बात करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं. दैट्स व्हाई डिफरेंट एलिमेंट्स will show different properties, and सेम एलिमेंट के, सेम सब्सटेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो सब सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे. ओके, बहुत नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन इसका है नहीं वैसे. और केमिकल रिएक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या दिया है कि रीऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड आपके ध्यान में होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो, कार्बन और ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा इसमें, आपको इसके अंदर मल्टीपल देखना पड़ेगा. ओके, FeSO4 प्लस कॉपर, क्या होगा फिर? CuSO4 प्लस Fe. या फिर ऐसा हो कि कॉपर सल्फेट है और उसमें Fe आप डाल रहे हो, तो अब क्या बनेगा? FeSO4 प्लस CO. कॉपर. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये एटम यहाँ से निकला और ये एटम यहाँ पे आके कंबाइन हो गया. तो ये क्या हो रहा है कि ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स है, जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, और कुछ नहीं है. ठीक है, NaOH प्लस HCl will give you NaCl plus Plus H2O. सिंपल सी बात है. हाँ, only the atoms are reorganizing. Na जा रहा है Cl के साथ, और H और OH जा रहा है OH के पास. हाँ, तो बस दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. तो इसके लिए क्या लिखा था
कि सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। आप सोडियम को यहाँ से वैनिश नहीं कर सकते, क्लोरीन को आप वैनिश नहीं कर सकते। कभी ऐसा भी होगा, देखो कभी ऐसा भी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर समझो कि वाटर है H2O, इसमें आप सोडियम डाल दो, करके देखा है कभी? वाटर में अगर सोडियम डालोगे तो No. क्या होगा? No. नहीं देखा ना, ठीक है, मालूम पड़ेगा। NaOH फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इसको बैलेंस करना है कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 हो गया है, तो बैलेंस करोगे तो नंबर्स आपको इधर उधर हो जाएगा। बट यहाँ पे हम वो बैलेंसिंग नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। तो हाँ, तो यहाँ पे ये लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, मतलब आपके सिस्टम में से वो बाहर जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन वहां से खत्म हो गया, नहीं, हाइड्रोजन आपके सिस्टम में नहीं है, लेकिन ये जो पूरा अपना जो एटमॉस्फेयर है, वो जो हाइड्रोजन उसमें से लिबरेट हो रहा है, वो हाइड्रोजन बाहर तो है ना, वो बीकर में नहीं है लेकिन बाहर है, Yes. है ना? हाँ, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया उसमें से, ऐसा नहीं हुआ। हाइड्रोजन ने सिर्फ प्लेस चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, प्रॉपर्टी चेंज किया, जो भी हम बोल सकते हैं वो हाइड्रोजन ने चेंज किया। तो इसीलिए वहां लिखा था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक प्लेस, एटम्स कैन नॉट बी आर नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसके बाद जो है आप देख लीजिए क्या टॉपिक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटम्स का मास देखोगे तो एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूल का मास देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो एटॉमिक मास क्या है? एवरी एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। ऑब्वियसली है कि एटॉमिक मास में क्या इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और Proton, neutron. और ये दोनों कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस न्यूक्लियस में Nucleus में. Okay. Nucleus में. So, so when we are saying or we are talking about atomic mass, so we are talking about the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स को क्यों कंसीडर नहीं करते एटॉमिक मास में? उसका वेट नेग्लिजिबल एक नेग्लिजिबल है Negligible. नेग्लिजिबल है, ओके, ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स, ओके, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उससे 1800 टाइम्स प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास होता है। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसमें, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज, ये सब आपको बाय हार्ट करके रखना है, 1.6 into 10⁻²4। ये पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है दे कैन डिफर, हाँ दे कैन डिफर, बट ये जो 10⁻²4 है इसमें कुछ भी डिफरेंस मत लाना। दिस इज वेरी स्मॉल एंड नॉट इजी टू मेजर। इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? इन द प्रेजेंट सिस्टम मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक एटम होता है कार्बन का कि वो 12 होता है और कोई दूसरा नंबर भी होता है? Yes. Yes, we have carbon 12 also and Yes. carbon 14 also. 14 also कार्बन 12 में आपको पता है, हाँ, कार्बन 12 में क्या है? आपको 6 प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस 6 Proton न्यूट्रॉन, plus 6 यहाँ पे neutrons. 6 प्रोटॉन है और 8 7. 8 न्यूट्रॉन 8 neutron. न्यूट्रॉन, ओके। सो इसकी वजह से कार्बन 12 और कार्बन 14, और कार्बन 12 के बारे में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको याद है, 10th में था? Sir, carbon dating. नहीं, वो रेडियो एक्टिविटी है प्रॉपर्टी, और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है और कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं है। नहीं बस है। इतना काफी है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे in this system an atom of carbon 12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass units, and all other atoms of other elements are given a relative atomic mass to that carbon 12। देखो कुछ भी आप स्टडी करते हैं ना साइंस में, मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज रिलेटिव इन नेचर।
कि उसको किसी न किसी के साथ आप रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स का एक टर्म है मोशन। Yes. मोशन एब्सोल्यूट होता है या रिलेटिव होता है? Relative. रिलेटिव होता है। Relative. बिकॉज अगर हाँ, बिकॉज अर्थ पे सर स्क्रीन अर्थ शेयरिंग पे बंद हो गया। अगर कोई स्क्रीन बंद हो गया। मैं दिखाई दे रहा हूँ? Yes, हाँ, sir. हाँ हाँ अब Yes. दिखा वो होता है ये एक्चुअली क्या टेक्निकल इश्यूज। हाँ, अभी करंट चालू लेक्चर में उसको कुछ कर सकते हैं। हाँ। ओके चलो ये ऐसे ही स्टडी कर लेते हैं, मैं बुक में भी शेयर कर लूंगा। देखो जब Okay. हम मोशन की बात करते हैं तो कोई अगर अर्थ पे स्टेशनरी है, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे अपने सोलर सिस्टम से मुझे देख रहा है तो क्या मैं उसे स्टेशनरी दिखूंगा या मूव करता हुआ दिखूंगा? क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। मूव करता हुआ। स्टेशनरी कोई दिखेगा। करता पर्सन, हुआ मूव करते हाँ हुए कोई देखोगे। पर्सन Move अगर करता हुआ। स्पेस में से मुझे, हाँ मुझे देख रहा है तो मैं उसे मोशन में दिखूंगा, लेकिन Yes. आपको मैं यहाँ पे स्टेशनरी दिख रहा हूँ। तो जब मैं Yes. आपसे, हाँ जब मैं आपसे अपना ये रिलेट करता हूँ अपने आप के मोशन को तो मैं स्टेशनरी हूँ, लेकिन जब मैं उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ जो स्पेस में से मुझे देख रहा है तो मैं मोशन में हूँ। तो एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मैं मोशन में हूँ Yes. या स्टेशनरी हूँ? तो जैसे यहाँ पे Stationary. हम रिलेट, हाँ जैसे यहाँ पे हम रिलेट अर्थ करते हैं में ना, स्टेशनरी वैसे और ही। क्या हुआ? ओके तो यही जो चीज है ना, बस उसमें यही देखना आपको कि एटॉमिक मास को भी जो है प्रीवियस जो एरा था केमिस्ट्री में तो हाइड्रोजन के मास के साथ कंपेयर करते थे, बट अब कैसा है कि कार्बन 12 के साथ जो है उसको कंपेयर करते हैं। ओके Yes, sir. हाँ बस और Yes. कुछ नहीं है इसमें। अभी उसमें यहाँ पे, यस सर। हाँ अभी देखो इसके अंदर क्या दिया है, मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात हो रही है। 1 AMU is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom। मतलब ये है कि एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे कि इतना मास होना चाहिए एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। और एग्जांपल कैसे दिया है देखो, यहाँ पे लिखा है 1 AMU। आप लोग के पास है ना टेक्स्ट बुक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ PDF. तो देख लो। पीडीएफ You don't have text book? Okay. Wait. जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये। सर टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है ना इतना। ओके तो फिर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये इशू रिजॉल्व कर लूंगा, ठीक है? ओके चल। सो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12, सी 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12। तो वन कार्बन 12 कितना है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो 12 से वो डिवाइड होके यू गॉट 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये आता है 1 AMU। 1 एटॉमिक मास यूनिट का ये वैल्यू है। इसमें 1.66 तक ध्यान रखो और 10⁻⁻24 ध्यान में रखो। और उसके बाद क्या क्या है? AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास यूनिट कॉल्ड डाल्टन, एंड उसके लिए सिंबल दिया है U और DA। U मींस यूनिफाइड मास। उसके बाद आपके बुक में एग्जाम एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले इसका थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स में देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। एवरेज एटॉमिक मास, जैसे एटॉमिक मास था अब यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास है, तो एवरेज एटॉमिक मास किसका देखेंगे?
ऐसे एलिमेंट का देखेंगे कि जिसमें आपको आइसोटॉप्स होते हैं उसके. मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ मोर देन वन आइसोटॉप. तो यहाँ पे आइसोटॉप्स में कार्बन का एग्जांपल लिया है. कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है. ये 3 आइसोटॉप्स हैं कार्बन के. आइसोटॉप्स के बारे में क्या मालूम है हमें? एक प्रॉपर्टी बताइए आइसोटॉप्स का. एटॉमिक नंबर Same. सेम बट एटॉमिक मास Different. नंबर डिफरेंट. डिफरेंट. और ये जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस आता है, ये किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन की वजह से आता है या न्यूट्रॉन की वजह से आता है? न्यूट्रॉन. प्रोटॉन Proton. प्रोटॉन प्रोटॉन नो, न्यूट्रॉन की वजह से आता है. सी कार्बन, जब हम बोलते हैं कार्बन 12 तो उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है. कार्बन 13 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन और कार्बन 14 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन. ओके, तो ये जो डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन की वजह से आता है. Isotopes have different atomic masses. The atomic mass of such an element is the weighted average of atomic masses of its isotopes. तो आप क्या करते हैं ना, जैसे कार्बन 12 कितना है? रिलेटिव एबंडेंस इन नेचर है 98.89. We can consider it as 99 also. ओके, तो सबसे ज्यादा होता है कार्बन 12 जो कि एक जर्नल है, नॉर्मल ये एलिमेंट है. फिर कार्बन 13 जो है 1% के आसपास है और कार्बन 14 तो 2 × 10⁻⁻10 है. मतलब इतना कम है कि उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन जब हम कार्बन की बात करते हैं, क्योंकि कार्बन 12 यहाँ पे 98-99% है, इसलिए कहीं पे भी जब एटॉमिक मास नंबर दिखाया जाएगा कार्बन का, सो यू विल गेट ओनली 12, नॉट 13 और 14. ओके, तो एवरेज एटॉमिक Yes, मास sir. जो है वो 12 का 12 ही आएगा. अब फ्रॉम द अबव डाटा आप देख लो, एवरेज निकालोगे, यहाँ कैलकुलेशन दिया है बुक में, आप देख लेना. एवरेज आपको 12.011 दिया है और सिमिलरली अदर एलिमेंट्स के भी एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, यस. अब यहाँ पे आइसोटॉप्स दिया है. कार्बन का 3 दे दिया है. नाइट्रोजन का आपको 2 आइसोटॉप है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15. तो एविडेंस में क्या है? 14 ज्यादा है, इसलिए ऑलमोस्ट 14 है एटॉमिक मास नंबर नाइट्रोजन का. ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप्स है, 16, 17 और 18. 15 हाँ, तो एवरेज इसका 15.99 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 16 हो गया. यस. क्लोरीन, हाँ, क्लोरीन का एवरेज आपको 35.453 है और ब्रोमीन का आपको 79.904 है. तो इसमें से आपको मोस्टली क्लोरीन का थोड़ा सा अमेज करेगा कि बाकी सब होल नंबर्स में आते हैं, लेकिन क्लोरीन जो है वो पॉइंट में आता है. तो आप ये समझ लेना कि क्लोरीन जो है 2 आइसोटॉप्स है और दोनों ऑलमोस्ट आसपास ही है, इसलिए 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. तो यहाँ पे 35.5 लिया हुआ है. सो ये कैसे आता है? देखो क्या है वो तो बुक में लिखा है, लर्न करना है, बाय हार्ट करना है, कर लेंगे. लेकिन क्या ये समझ में आया कि एवरेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अकेला सिर्फ वो नहीं है. जैसे कार्बन की बात करेंगे तो इस नेचर में, हमारे इस पूरे अर्थ में जो भी कार्बन, पूरे यूनिवर्स में जो कार्बन होगा, तो वो कार्बन सिर्फ 12 नहीं है, 13 और 14 भी है. तो हम जब एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे तो हम तीनों का एक एवरेज ले लेंगे. ओके, Yes. नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर मास. यस. जैसे एटॉमिक मास है वैसे मॉलिक्यूलर मास है. एटॉमिक मास में ज्यादा कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास में क्या है? एटम्स के एटॉमिक मास को कंबाइन कर दो, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. ओके, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. जो भी मॉलिक्यूल, जैसे अगर मान लो H2O है तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 17, 18 times. 18 18 हो गया. हाइड्रोजन. 18 हो गया. 18. 18 हो गया.
कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 12 plus 12 12 plus 32 हाँ, यस यस, यू आर करेक्ट, 44 44 44 कार्बन डाइऑक्साइड का 44। चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर हमें उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो है, एटॉमिक मास अगर हमें पता है तो मॉलिक्यूलर मास भी हम बता सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का दे दिया है और H2O का दे दिया है, देन वी हैव C6H5Cl बेंजाइल क्लोराइड, और उसके बाद H2SO4 का भी दे दिया है। सो ये सब बेसिक है, ये सब 9th में आपने, अगर आपको याद होगा तो 9th में ये सब किया था आपने, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस है कि पॉइंट का कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं। और आते हैं फिर फॉर्मूला मास पे। Some substance such as sodium chloride do not contain discrete molecules as the constituent units. In such compounds, cationic or anionic, that means sodium and chloride entities are arranged in 3-dimensional structures. ध्यान देना, 3-dimensional structure मतलब कैसे होगा कि सोडियम जो है सराउंडेड बाय क्लोरीन होगा, क्लोरीन जो है सराउंडेड बाय सोडियम होगा। अभी यहाँ पे मतलब सर स्फीयर के फॉर्म में। हाँ, स्फीयर नहीं रे, स्फीयर नहीं, मतलब जैसे अर्थ का कोर स्फीयर के होता फॉर्म है में क्यों रहेगा? 1 बाय 1 लेयर। अर्थ का कोर होता है स्फीयर के फॉर्म में, वैसे नहीं। कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, रुको जरा मुझे यहाँ पे ज्वाइन होने दो। हाँ, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, 3D स्ट्रक्चर में या फिर 3 डायमेंशनल जिसको हम बोलते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है ना कि आपको ये मालूम रहेगा कि सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, ओके, और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन होंगे, मैं अभी जस्ट ये कनेक्ट हो रहा है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट देखो अभी। हाँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। सी, यहाँ पे ऐसा समझो कि ये एक सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो यहाँ पे आप सोडियम और यहाँ पे आप क्लोरीन लिख रहे हो। अब क्या हो रहा है ना कि ऐसे बहुत सारे सोडियम क्लोराइड होंगे ना आसपास, तो सोडियम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जितने भी क्लोरीन होंगे वो सोडियम को सराउंडेड होंगे, और वहीं अगर देखोगे तो क्लोरीन के सराउंडिंग में क्या होगा, सोडियम होगा। सोडियम। ठीक है, ये ऐसे। तो इसमें अगर आप ऐसा देखते हैं तो आपको ये एक स्ट्रक्चर कैसे मिलता है कि ये 3 डायमेंशनल चला जाता है। अभी हम बुक में जो बना रहे हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे जो आप देख रहे हो, ये तो 2 डायमेंशनल है, लेकिन जब इसको आप प्रॉपर नेचर में समझोगे, कंसिडर करोगे, तो ये आपको 3 डायमेंशनल दिखेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों में ये फैला होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है वो देखो कि यहाँ पे इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन माइनस आयन्स। ये आपको नंबर्स याद रखना है कि सिंगल सोडियम बट सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन्स। और हाँ, ये भी ध्यान रखना यहाँ पे एटम बात नहीं किया है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया और कंपाउंड फॉर्म हुआ है आयन्स बनने के बाद। आयन्स कैसे बने थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव या क्या करते हैं, हाँ, रिसीव करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद। नहीं, यहाँ पे शेयरिंग नहीं है। जो भी हो, या तो ट्रांजैक्शन हुआ है, गिव एंड टेक वाला है, या फिर शेयर हुआ है, जो भी हुआ है वो पहले जो एटम था अब वो एटम नहीं है, वो आयन हो चुका है। तो इसलिए आप भी याद रखना कि आयन्स लिखना है, all the same distance, all at the same distance from it and vice versa. That means यहाँ पे क्या हुआ कि sodium chloride is the formula used to represent sodium chloride, though it is not a molecule.
Similarly, a term formula mass is used for such ionic compounds instead of molecular mass. और वाइस इसका वर्सा डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है देखो, द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। मतलब कहने का क्या है कि जब हम जर्नल बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड को हम एक मॉलिक्यूल बोलते हैं, एक कंपाउंड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल उसको कैसे बोल सकते हैं आप? वो सोडियम क्लोराइड जो NaCl है वो एक फॉर्मूला है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहां पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला वाटर H2O हो गया, मैं बोलता हूँ सोडियम क्लोराइड तो NaCl हो गया, मैं बोलता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? वो एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज, उसमें जो भी पॉजिटिव आयन्स है वो नेगेटिव आयन्स के साथ सराउंडेड होगा, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन के साथ सराउंडेड होगा। तो हाँ, तो मतलब ये है कि जब आप वो उसका एक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको एक सोडियम के साथ 6 क्लोरीन दिखेगा, 6 क्लोरीन, और सिंगल क्लोरीन के साथ आपको 6 सोडियम आयन्स दिखेंगे। लेकिन फिर भी आप फॉर्मूला क्या लिखोगे उसका? NaCl ही लिखोगे ना। NaCl 6 लिखोगे क्या? No. आप No. NaCl, हाँ, NaCl 6 नहीं लिख रहे हैं, आप सिर्फ NaCl लिख रहे हैं। तो NaCl क्या हो गया? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा है। देखो पढ़ो फिर से। इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल 1 सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन्स ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड वाइस वर्सा। यानी वाइस वर्सा मतलब क्या कि क्लोरीन भी 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होगा, ऑल एट द सेम डिस्टेंस। Therefore, NaCl क्या है? NaCl is the formula used to represent sodium chloride. But sodium chloride जो ये NaCl जो है ये एक मॉलिक्यूल नहीं हुआ, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो इसीलिए नहीं समझा। एक मिनट मैं यहाँ बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब हम H2O की बात करते हैं तो H2O का स्ट्रक्चर कैसे बना कि एक ऑक्सीजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तब ये H2O बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन देने वाला नहीं है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। तो दोनों क्या करते हैं? दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और उसकी वजह से वो बॉन्डिंग हुई है। लेकिन ये बॉन्डिंग होते समय क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो गया। बट पिक्चर में क्या दिख रहा है कि सिंगल सोडियम जो है वो बाकी सारे क्लोरीन के साथ सराउंडेड है। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना होता, जैसे H2O लिखा हुआ है, तो हम लिखते NaCl6 या फिर Na6Cl, क्योंकि एक सोडियम के साथ कितना क्लोरीन है? 6 क्लोरीन एटम्स है या आयन्स है, सॉरी। हाँ हाँ, लेकिन क्या हम NaCl6 लिखते हैं क्या? No. नो। नहीं लिखते हैं। हाँ, हम तो सिर्फ NaCl लिखते हैं। तो जब आप NaCl को देखते हो, सोडियम क्लोराइड आप बोलते हो, तो उस समय आप क्या बोल रहे हो? सोडियम क्लोराइड बोल तो रहे हो, लेकिन सोडियम क्लोराइड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या वो एक मॉलिक्यूल है? सोडियम क्लोराइड का पूरा जो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्या वो मॉलिक्यूल है? नहीं, मॉलिक्यूल में तो एक सोडियम और एक क्लोरीन है, जिसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन जब आप ये H2O की बात करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एक सेपरेट एंटाइटी है। यहाँ पे देखो ना डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, आपको ये फिर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला मास में सम सब्सटेंसेस
सच एज सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा है देखो, डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे देखो, ये एक सोडियम क्लोराइड अलग है, ये दूसरा सोडियम क्लोराइड अलग है, तो ये अलग अलग है तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल है। लेकिन ये सोडियम क्लोराइड ये वाले सोडियम क्लोराइड के साथ ऐसे चिपका हुआ है पूरा, ऐसे है एकदम। तो आप इसको अलग देख सकते हैं क्या? जो मैंने ये दिखा रहा हूं आपको, ये ऐसे हो गया, चलो ये आप अलग देख सकते हैं क्या? नहीं। नो तो No. इसको आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं ना, इसको आप एक फॉर्मूला बोल सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अभी वाटर की अगर हम बात करें, वाटर भी में भी एक होता है फोर्स, वो अभी हम देखेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ा तो। इसको अच्छे से समझो। हम यहाँ पे बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, चलो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मान लो कि ये जो पूरा व्हाइट रीजन आप देख रहे हो, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, दो ऑक्सीजन, बीच में कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन फिर ये ऑक्सीजन, तो ऐसे करके ये बहुत सारा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मैं सिंगल सिंगल बना रहा हूँ, ये ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, और यहाँ पे ये तो गैस हो गया। अब आप ये देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल, एक बीकर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बना रहा हूँ मैं। तो आप यही बोलते हो ना कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा, ऐसे करके 4, 5, 6 जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे आप सबको इंडिविजुअली देख सकते, इंडिविजुअली आप उसके बारे में बात करोगे, क्योंकि इन्होंने आपस में मिलकर कोई एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। आप समझे मैंने क्या बोला? ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, ये सब के सब मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। या फिर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा जो ये यहाँ पे पूरा एक्सपैंड हुआ है, ये पूरा का पूरा मिलके एक साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ कि एक सोडियम जो है आयन, वो अपने आसपास 6 क्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5 and here we have 6. So minus 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 और ये है प्लस। यानी एक पॉजिटिव आयन जो है वो आसपास 6 नेगेटिव आयन्स के साथ कंबाइन होके बैठा हुआ है। तो क्या सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे अलग अलग दिखा सकते हैं? अच्छा ये देखो, ये होता क्यों है? नो हाँ, ये हो क्यों रहा है? वाटर में ऐसा क्यों नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन सोडियम क्लोराइड में ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। वहां पे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ये सोडियम है तो इसका बॉन्डिंग ये क्लोरीन के साथ है, लेकिन ये साइड दूसरा क्लोरीन भी है जो कि नेगेटिव है और वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन में है। ओके, तो वैसे ही अगर मैं ये क्लोरीन की बात करता हूँ, दिस नॉर्मल क्लोरीन, तो वो भी वैसे ही है, एक सोडियम इधर, एक सोडियम इधर, एक सोडियम इधर। अभी पीछे बनाना पड़ेगा, ये मैं पीछे बना रहा हूँ, ठीक है, ये पीछे है सोडियम और ये भी पीछे है सोडियम। तो वैसे ही फिर ये क्लोरीन के साथ भी होगा, ये क्लोरीन के साथ भी होगा, ये क्लोरीन के साथ भी होगा। तो आप समझ रहे हो पूरा पिक्चर कैसा दिख रहा है आपको, पूरा एकदम कि एक सोडियम 6 क्लोरीन, 1 क्लोरीन 6 सोडियम, तो ऐसे करके पूरा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके अंदर जो वो सिंगल मॉलिक्यूल है, वो सिंगल मॉलिक्यूल अब नहीं रहा, वो क्या हो गया, सब आपस में ज्वाइंट है पूरा। कौन से फोर्स के वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, उसके वजह से वो एक साथ है। क्या ये टॉपिक अभी आपको क्लियर है? Yes, sir. यस यस अब ये जो वर्ड लिखा है, क्या सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, तो ये वाला लाइन समझा क्या? डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग,
ओके, मतलब सोडियम क्लोराइड के ही मॉलिक्यूल्स लेकिन अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के साथ अटैच है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स। तो इससे क्या होता है, इन सच कंपाउंड्स कैटियोनिक एंड एनियोनिक एंटिटीज आर अरेंज्ड इन अ 3-dimensional स्ट्रक्चर। देयरफॉर वहां पे लिखा था कि ये जो भी यहाँ देख रहे हो, सोडियम क्लोराइड इज द फॉर्मूला यूज्ड टू रिप्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं है। कौन सा? सोडियम क्लोराइड तो मॉलिक्यूल है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का जो एक स्ट्रक्चर है 3-dimensional स्ट्रक्चर, हम उसको मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज वो अलग अलग नहीं है, वो सब साथ में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस is a sum of atomic masses of the atoms present in the formula। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास भी होता है सम ऑफ एटॉमिक मास, और फॉर्मूला मास भी आया है सम ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर में फर्क है वो आपको समझना है। यहाँ पे देखो, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl दिया बॉक्स में, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 23 प्लस 35.5, ये आ गया 58.5 यूनिट्स। और कुछ फर्क नहीं है बेटा, आप समझे क्या? अगर ये पूरा पैराग्राफ गायब कर दो आप यहाँ से, फॉर्मूला मास आप भूल जाओ, कुछ है ही नहीं फॉर्मूला मास, तो अभी भी आप उसको मॉलिक्यूलर मास देख सकते हैं। क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए आपको इसको फॉर्मूला मास के हिसाब से देखना है। तो ये आप ध्यान में रखना, जहां कहीं भी पॉजिटिव आयन, कैटियोनिक आयन्स और एनियोनिक आयन्स होंगे, वहां पे आपको मॉलिक्यूलर मास के बदले कौन सा टर्म यूज करना है? फॉर्मूला फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास। इसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार मास। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ओके, क्योंकि ये एक अच्छा सा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता हूं अभी। ठीक है, यस। तो जो डाउट्स बीच में आए थे ये फॉर्मूला मास को लेके, वो डाउट क्लियर है? Yes. Yes, sir. यस 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 सर। हेलो सर। लेक्चर इज ओवर। और न्यूमेरिकल्स जो है इसमें करेंगे, आपको सॉल्व